नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। यदि आपने हमारी पिछली क्लासें ना देखी हो इतिहास की तो एक बार अवश्य जाके देखें, क्योंकि हमारा यह जो सेशन है यूपी ट्रिपल एस सी पैट को ध्यान में रखे, उसके सिलेबस को ध्यान में रखे और उसमें यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए विगत वर्षों के जो प्रश्न उनको थ्योरी के रूप में परिवर्तन करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए यदि आप क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। ये चर्चा करते हैं हम मौर्य साम्राज्य के ऊपर। जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है सबसे पहले नाम आता है, भैया बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक होते हैं। कौन होते हैं? कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के क्या होते हैं? कहते हैं संस्थापक होते हैं। अब भैया बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक तो होते हैं, इनका जन्म कब हुआ? तो कहेंगे 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। कहते हैं घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ से ये पूछता हूँ कि बताइए जो चाणक्य थे इनके नाम क्या थे? आप बताएंगे। पहला नाम इनका कौटिल्य था और दूसरा नाम इनका क्या था? कहते हैं विष्णुगुप्त था। यानी कि इनके दो नाम और थे, पहला नाम इनका कौटिल्य था, दूसरा नाम इनका विष्णुगुप्त हुआ करता था। या वही चाणक्य हैं जो बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य के बनते हैं क्या? प्रधानमंत्री। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को चुना गया, किसको हराने के लिए? घनानंद को हराने के लिए। यह चाणक्य बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं, याद रखिएगा। और हाँ, यह वही चाणक्य जो कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। भैया यह पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण है, यह पुस्तक बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि यह पुस्तक काफ़ी बार पूछी गई है। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम होता है अर्थशास्त्र। इसका नाम क्या होता है? आप बताएंगे। भैया इसका नाम तो अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, लेकिन यह संबंध रखती है अपना राजनीति से। यानी कि यह संबंध रखती है अपना राजनीति से। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखित है? आप बताएंगे भैया कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी जाती है, लेकिन इसका संबंध है वो राजनीति से होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा। कहते हैं चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मगध की गद्दी पर कब बैठे? आप बताएंगे भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे। कब बैठे? कहते हैं 322 ईसा पूर्व बैठे थे। ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? आप बताएंगे भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था जब जैन धर्म, तो हमने आपको बताया कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, उसके विषय में हमने पढ़ाया। तो पहले विस्तार से चर्चा करते हैं थोड़ी सी। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? आप बताएंगे भैया कि भद्रबाहु के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? कहते हैं भद्रबाहु के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी गई। क्यों दी गई? कारण क्या था उसके पीछे? समझिएगा। कहते हैं कि उस समय मगध में लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में एक भीषण अकाल पड़ रहा था। कितने वर्षों का भीषण अकाल था? लगभग 12 वर्षों का वह भीषण अकाल था। सुनिएगा, 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और इस अकाल से बचने के लिए, यह जो अकाल था, इस अकाल से बचने के लिए जो भैया चंद्रगुप्त मौर्य हैं भद्रबाहु के पास जाते हैं। कुछ उपाय बताइए इस अकाल से बचने का। तो उन्होंने उपाय बताया कि आपको संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्यागना होगा। और वही एक उपाय है कि आपके साम्राज्य पे जो छाए हुए संकट के बादल हैं वो हटने का। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे गए। कहाँ गए? कहते हैं कर्नाटक में गए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? आप बताएंगे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। और किस पद्धति से त्यागे? आप बताएंगे भैया यह जो पद्धति थी वो संलेखना पद्धति थी। देखिए संलेखना पद्धति के विषय में भी हमने पढ़ाया आपको जैन धर्म में, इसलिए क्लास अवश्य देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए संलेखना जो पद्धति हुआ करती है, कहते हैं भूखे रह के यानी कि उपवास करके अपने प्राणों को त्यागना ही संलेखना पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु ने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के जो शिष्य हुआ करते थे वो नग्न रहा करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे। कहाँ त्यागे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंतर्गत इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब देखिए बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब भैया ये सेल्यूकस निकेटर कौन होता है? आप बताएंगे भैया कि जो सेल्यूकस निकेटर का आप सुन रहे हैं नाम, यह सिकंदर का
स्थल सेनापति होता है, यानी कि स्थल का सेनापति कौन होता है, कहते हैं सेल्यूकस निकेटर होता है। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया, तो आप बताएंगे भैया कि 305 ईसा पूर्व हराया। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, याद रखना नाम, कि कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, कौन कौन से, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, यह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सेल्यूकस निकेटर ने कितने शहर दिए, आप बताएंगे कितने प्रांत दिए, कहते हैं काबुल दिया, कांधार दिया, हेरात दिया, मकरान दिया। कहने का तात्पर्य 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए, किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, लगभग 500 हाथी लगभग सेल्यूकस निकेटर को उपहार के तौर पे दिए थे। याद रखिएगा कब हराया, कहते हैं 305 ईसा पूर्व हराया। स्थान जरूर यानी कि प्रांत जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कहते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि रिवीजन से हमारी जो चीज़ें होती हैं वो कंठस्थ होती हैं। एक चीज़ हम याद रखिएगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के बाद हम आपको MCQ भी करवाएंगे और ज्योग्राफी की क्लास भी। हमने कि कहने का तात्पर्य हम आपको हिस्ट्री के MCQ और ज्योग्राफी के सभी विषय के MCQ भी करवाएंगे, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा आपका GS का पोर्सन UPSSC पैड का हम पूरा कवर करवाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, स्टैटिक GK हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब कुछ कवर करवाएंगे। अब देखिए मेगास्थनीज, जो आपने मेगास्थनीज का जो नाम सुना, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज था वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। याद रखिए यह वही मेगास्थनीज है जिसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, नाम होता है इंडिका। अगर आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको पाटलिपुत्र के विषय में गहन जानकारी चाहिए तो आप इंडिका को पढ़िएगा। कहते हैं इंडिका मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा करता है और पाटलिपुत्र के ऊपर विशेष तौर पे चर्चा करता है। तो ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आप बताएंगे भैया कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन कहते हैं एप्पियानस ने किया था। किसने किया, कहते हैं एप्पियानस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया। यह युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे भैया 305 ईसा पूर्व यह युद्ध हुआ। इसका वर्णन एप्पियानस के द्वारा किया गया था। और कितने प्रांत दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने, कहते हैं 4 प्रांत दिए थे। और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। याद रखिएगा, कहते हैं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। क्या मैंने पहले ही आपको बताया, कहते हैं कितने हाथी, कहते हैं 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब भैया बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु तो हो गई, हमें पता है किस पद्धति से हुई। आपने बताया कि भैया सल्लेखना पद्धति से हुई। कहते हैं सल्लेखना पद्धति, कहते हैं उपवास के दौरान अपने प्राणों को त्याग देना, ये सल्लेखना पद्धति कहलाती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे वो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे। और भद्रबाहु के जो शिष्य हुआ करते थे, भद्रबाहु को मानने वाले हुआ करते थे, वो नग्न रहा करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को कहाँ त्यागा, आप बताएंगे भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को कर्नाटक के सिरवड़ बेलगोला के अंतर्गत त्यागा था। और कब त्यागा, कहते हैं 298 ईसा पूर्व त्यागा। कब त्यागा, कहते हैं 298 ईसा पूर्व इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब देखिए चर्चा करते हैं हम बिंदुसार के ऊपर। और याद रखिएगा यह पूरी आपकी जो क्लासेस चलाई जा रही हैं काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप पहले थ्योरी पढ़िएगा। आप अगर अभी से MCQ करने लगेंगे बिना थ्योरी को पढ़े तो आपके लिए एक परेशानी का सबक बनेगा, क्योंकि अगर आप MCQ के आंसर दे नहीं पाएंगे तो आप नेगेटिव माइंड में चले जाएंगे। इसलिए पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद MCQ हम आपको करवाएंगे, पूरा कोर्स हम आपको करवाएंगे। हमें आपके पेपर की डेट पता है, इसलिए परेशान मत होइएगा। कहते हैं बिंदुसार की बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आप बताएंगे भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार कब 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। मैं आपसे कहूं भैया बताइए कि बिंदुसार था, इसे वायु पुराण में क्या कहा गया, तो आप बताएंगे बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार के नाम से भी जाना गया है। किस नाम से, कहते हैं भद्रसार के नाम से जाना गया है। कहते हैं अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अब इसके नाम देखिए, बिंदुसार का नाम भद्रसार वायु पुराण में, अमित्रघात किसका नाम, कहते हैं बिंदुसार का नाम। कहते हैं अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, कहते हैं शत्रुओं का विनाशक होता है, यानी कि शत्रुओं का विनाशक। और किसे कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था, आप बताएंगे भैया कि जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। किस संप्रदाय को, कहते हैं आजीवक संप्रदाय को मानता था। यह वही आजीवक संप्रदाय है, इनके विचार हुआ करते थे। देखिएगा, यदि रोटी का टुकड़ा आपके भाग्य में है, यदि
कोई फल आपके भाग्य में है तो आप कर्म ना करिएगा, वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इनका मानना ये था, ये वह आजीवक संप्रदाय है, यानी कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बरिसार भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार का नाम क्या था, कहते हैं भद्रसार या बरिसार था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस, किसने, एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा, आप बताएंगे भैया डाइमेकस को भेजा। किसने भेजा, कहते हैं एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को भेजा। और इसे मेगास्थनीज का क्या कहा जाता है, आप बताएंगे, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है, डाइमेकस को कहा जाता है, याद रखिएगा। जैन ग्रंथों के अनुसार जो बिंदुसार हैं इनको शीशसेन भी कहा गया, इनके काफ़ी नाम हैं, आप याद रखिएगा, भद्रसार या वरिसार, अमित्रघात याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैन धर्म आपके सिलेबस में है तो शीशसेन किसका नाम है, आप बताएंगे भैया बिंदुसार का। हर चीज़ आपके यहाँ पे UPSSC यानी कि में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको हमने एक थ्योरी के रूप में प्रवर्तित किया, और विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए भी हैं और भी परीक्षाओं में उनको भी हमने शामिल किया है एक थ्योरी के रूप में, इसलिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। कहते हैं आगे की लाइन में आपसे कहा गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए, आप बताएंगे 2 विद्रोह हुए। पहले तो इन्होंने किसको भेजा, कहते हैं अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, और बाद में इन्होंने अशोक को भेजा था। किसे भेजा, बाद में अशोक को भेजा, या वही अशोक हैं जो बाद में जाके द ग्रेट अशोका बनते हैं, और द ग्रेट अशोका यानी कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी बनते हैं। क्यों, कहते हैं अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठे थे, और सबसे बड़े भाई कौन थे, कहते हैं सुसीम हुआ करते थे अनुश्रुतियों के अनुसार। कहते हैं एंथिनस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीवोकस से, यानी कि एंटीवोकस प्रथम से क्या किया, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं मदिरा मंगवाई, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, लेकिन दार्शनिक आ नहीं पाया था और ये चीज़ें आई थी, मदिरा सूखे अंजीर आए थे, याद रखिएगा। तो क्या क्या मंगवाया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं मदिरा मंगवाई, सूखे अंजीर मंगाए और एक दार्शनिक मंगवाया। और क्या क्या आया, मदिरा आई थी, सूखे अंजीर आए थे, पर नहीं आ पाया तो क्या दार्शनिक नहीं भेज पाए थे। कहते हैं बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। कहते हैं बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया जाता है, आप बताएंगे भैया कि 16 राज्यों का विजेता के बिंदुसार को बताया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है, देखिए हम आपको आज की क्लास में अशोक को नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हम अशोक को पढ़ेंगे, उनके स्तंभ को पढ़ेंगे, और उनके स्तंभ लेख, किस स्तंभ उन्होंने क्या कहा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए एक अलग से क्लास आएगी, पूरी एक क्लास। आज की क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को और बिंदुसार को दोनों को पढ़ा है। यदि आपको समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ज्योग्राफी क्लास आज आई थी, यानी कि जो कल आई थी हमारी ज्योग्राफी की क्लास, वो आपको पसंद आई तो उसे भी एक बार अवश्य देखें। उसमें हमने आपको मैप के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की, और जो भी कमी होगी हम उसे ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्द से जल्द आने वाली है, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हाँ, यदि आपको क्लास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।